तो दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। और इस एग्ज़ाम पेपर को अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर समझ के कि भैया ये तो मैं लगा चुका हूँ फला फला चैनल से, ये समझ के छोड़ दिया, तो फिर 100% आप एग्ज़ाम वाले दिन ये पछताएंगे कि मैंने वो क्लास क्यों छोड़ दी थी। क्योंकि दिक्कत पता क्या है कि अभी जो प्रीवियस ईयर मैंने देखे हैं, जो सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं, केवल वो क्वेश्चन ही करवा दिया। भाई एक बात बताओ, जो क्वेश्चन आ चुका है, मैथ में इतनी शॉर्टेज ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। उसको थोड़ा सा डाटा चेंज करके भी बताओ कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता था, इसको ऐसे भी बताया जा सकता था। एक पेपर को करने में मुझे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको हर तरीके के उसके सारे आयाम की, इससे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बताया जा सकता है। मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी भाई, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेशन और प्लस साथ में प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशन और सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन, और उसके साथ प्लस एक प्रीवियस ईयर पेपर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले एमसीक्यू। अगर आपसे पूछा जाता है 125/64 का घन रूप का आधार, और सेम टू सेम याद रखिए इसी तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 25/9 का वर्ग रूप आधार क्या है, वर्ग रूप आधार। तो मैं आपको घन रूप आधार और वर्ग रूप आधार दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वर्ग रूप आधार का मतलब होता है इसका वर्गमूल कर दो, वर्ग रूप आधार का मतलब होता है इसका वर्गमूल कर दो 25/9 का। आप बोलोगे भैया 25 का मतलब होता है 5 × 5 और 9 का मतलब होता है 3 × 3। तो जब वर्गमूल करते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है, और जब जोड़ा बन जाता है तो उसे एक एक बार बाहर ले आते हैं। ये 5 और ये 3, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे घन बोला जाता है, घन रूप का आधार, तो भैया इसका मतलब इसका घनमूल करना है। क्या करना है? घनमूल। घनमूल का मतलब होता है ऊपर 125 नीचे 64। अगर इनको आप पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनेगा 125 को लिख सकते हैं 5 25 पंचे 125, 5 × 5 × 5 64 क्या होता है, कितने का क्यूब होता है? आप बोलोगे 4 का। 4 चौके 16 चौके 64, पता है ये, ठीक है। अब हमने कहा ऊपर देखो यहाँ पे 3 लिखा रहता है छोटा सा, ये होता है घनमूल, और वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा रहता है। तो वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं। घनमूल में हम बाहर जोड़ा जब निकालेंगे तो वो 3 का पूरा एक पेयर बाहर आएगा, 3 का पूरा एक ग्रुप बाहर आएगा। तो देखो 1 2 3, 3 बार 5 आ रहा है इसलिए 1 बार 5 बाहर आएगा, बटे 3 बार 4 आ रहा है इसलिए 1 बार 4 बाहर आएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5/4। अब याद रखना सेम टू सेम क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बताओ 729/27 का घन रूप आधार जो है वो क्या होगा। चलो भाई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सब लोगों से। किसका? 729/27 का घन रूप आधार। हर किसी से मुझे आंसर चाहिए, एवरीवन, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। बोला गया है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। कोई एक मैंने वृत्त बनाया, ध्यान से सुनना, कोई एक मैंने वृत्त बनाया, और वृत्त पे मैंने कहा एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, और इससे होकर खींची जाने वाली एक ही केवल ये स्पर्श रेखा होगी जो इसे छू के जाएगी। अगर आप सोचो कि भैया इस रेखा को थोड़ा सा इधर से कर दे, इधर से खींच देते, तो जैसे इसको यहाँ से खींचोगी ये अंदर घुस जाएगी, ठीक है, सीधी आएगी, तो ये अंदर से होके आएगी। और अगर कोई रेखा, ध्यान से सुनो, अगर कोई रेखा वृत्त पर ऐसी खींची जाए जो उसको 2 पॉइंट पे परिधि पे कहीं पे काटे, कहीं भी 2 जगह परिधि पे काटे, जैसे ये देखो यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है, तो ऐसी रेखा जो परिधि पर 2 बार कटान बिंदुओं को प्रदर्शित करे या 2 बार काटे, उसे कहा जाता है छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो परिधियों के 2 बिंदुओं से होकर के वृत्त के अंतः केंद्र में अंदर स्थित होती है उसको कहा जाता है जीवा। क्या कहा जाता है? जीवा। ऐसी जीवा या ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है ऐसे करके, ये इसे कहा जाता है व्यास, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ऐसे मिला दी जाए तो इसे कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और वृत्त के किसी बिंदु से बाह्य स्पर्श करके जाने वाली रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? जल्दी से बताओ। स्पर्श रेखा बता दोगे, छेदक रेखा बता दोगे, त्रिज्या बता दोगे, जीवा बता दोगे और व्यास बता दोगे। जल्दी से बताओ, पूरा का पूरा एक कन्फर्म समझ में आ गया। तो इसका भैया क्या हो जाएगा? वृत्त पे स्थित केवल एक ही खींची जा सकती है, अगर दूसरी खींचेंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, अंदर से निकल जाएगी घुस के, ठीक है। एकदम बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ या ना बोलोगे एक बार। फिर भैया ATM का पूरा नाम देखो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड, कोई मतलब नहीं।
टी से होता है, याद रखो केवल टी से होता है टेलर मशीन, तो टेलर होता है। अब यहाँ पे ट्रेजर है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाकिंग है, यहाँ पे भैया देखो सिंपल सा है टेलर मशीन, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पूरा मत याद रखो, टेलर ही चेंज करके आएगा, फिर बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ टेलर से ही पूरा गेम हो जाएगा। मशीन सबको पता होता है, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो कन्फर्म ही है टेलर, याद रखो। बात कन्फर्म है एकदम, हाँ या ना बोलेंगे एक बार जल्दी से, बोलोगे भैया बढ़िया तैयारी हो गई, सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगला चौथा नंबर आपको दे रखा है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा जो दे रखी है वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ। पहले तो देखो ये घनाकार है, तो सबसे पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया घनाकार मतलब एक घन की बात हो रही है। इस घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA जो होता है वो क्या होता है 6a²। इसका भैया जो ऐसे यानी सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4a²। इसका भैया जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है 1 की घात 3 यानी भुजा की घात 3। अब उसने हमसे भैया ना तो ये पूछा है, ना तो ये पूछा है, ये पूछा है, लेकिन हो सकता है वो ये भी पूछ सकता है उसका मन। आप भैया सिर्फ ये बता दो 6a²। भैया हमें ए का मान यहाँ 1 मीटर 30 सेंटीमीटर दिया, आंसर सारे सेंटीमीटर में दिए, तो हमें पूरा का पूरा डाटा चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर और प्लस 30 ये वाले, तो टोटल हो गया 130 सेंटीमीटर, हाँ या ना बताओ जल्दी। 130 सेंटीमीटर हो गया। हमने कहा 6a² करो, a की जगह 130 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया बिल्कुल सरल है, हमें 6a² का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया 6a² की जगह लिख देंगे 130 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 130, देखो 13 का होता है 169 और 0 का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 बार 0 हो जाएगा। अब इनका गुणा करा दो, तो देखो कितना सरल है। आखिरी में कितने जीरो आएंगे गुणा कराने पे 6 0 0 6 0 0, 2 तो जीरो आएंगे। यहाँ पे देखो केवल 1 जीरो है, यहाँ पे देखो 2 जीरो हैं, यहाँ पे देखो 2 जीरो हैं और यहाँ पे देखो कुछ जीरो नहीं है, तो ये दो तो कन्फर्म नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या करना, देखो 6 9 54, 54 के 4 हासिल लगाया 5, आखिरी में 400 आना चाहिए जो उत्तर होगा। इसमें तो 900 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा सिर्फ। तो यार ये चीज़ें तुमको करनी है। वहाँ पे देखो अगर तुम्हें MCQ में करना है, MCQ दिखाना तो है नहीं हमें कि हमने कैसे सॉल्व किया है, तो MCQ में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड देना है तो फिर आप ये चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। MCQ में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें उनको बताना नहीं कि हम कैसे लाएँ, जैसे भी लाए थे हम ले आए, बात खत्म। इस टाइप का सवाल देखो आपसे 100% पूछा जाएगा, लिख के ले लो आप। PQRST करके एक सवाल है, A² C² करके एक सवाल पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आगे के 2 से 1 कॉमन ले लो और आगे के 2 से 1 कॉमन, ऐसा कॉमन लो जो बाद वाली बची हुई चीज़ें सेम बचें, जो मैक्सिमम कॉमन मिल सकता है। हमने कहा देखो यहाँ x की घात 3 थी, यहाँ x की घात 2 थी, तो आप बताओ ज़रा x की घात 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर x की घात 3 थी तो 1 x बचा होगा, प्लस यहाँ पे x की घात 2 थी तो केवल 2 बचा होगा, x की घात 2 तो बाहर आ गया। फिर देखो प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 5x और 10 में आप बोलोगे 5 के पाड़े में 10 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लो, तो ये 5 एकम 5x बचा, प्लस ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ जरा देखो क्या कॉमन मिल रहा, आप बोलोगे यहाँ भैया x+2, यहाँ पे x+2, यहाँ पे तो x+2, तो ये कॉमन मिल गया। एक ब्रैकेट में भैया क्या बचा, एक ब्रैकेट में x² प्लस 5 बचा, एक ब्रैकेट में x² प्लस 5 बचा। ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है भैया, x² माइनस है, x² नहीं है, यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस है, यहाँ पे x² प्लस 5x+2 है, ये है। बात आ गई समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार, ठीक है। आगे आ जाओ जल्दी से, अति लघु उत्तरी पे आ जाओ। अब अति लघु उत्तरी बड़े प्यार से समझना, ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार। इनसे रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो भैया क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने मैराथन क्लास में, जिसने नहीं देखी है मैराथन क्लास बाई अमन तिवारी डालना है, मैराथन क्लास बाई आर्या ऑफिशियल क्लासेस डालना, मैथ की 3rd सेमेस्टर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अगर कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ मिले, log AB बराबर x, किस तरीके की चीज़ मिले भैया, log AB बराबर x, तो हम इसको घातांक रूप में जब चेंज करेंगे तो याद रखना आधार वैसा ही रहता है, ये घात लग जाता है और ये वाला जो होता है ये सामने पहुँच जाता है उत्तर में। ये होता है इसका घातांक रूप और ये होता है इसका लॉग रूप। दोनों को देखो ध्यान से, जो पहले बेस था वो अब भी बेस है, बस ये घात हो गई और ये बराबर में जाएगा। बोलो एकदम बढ़िया समझ में आया, एक बार जल्दी से बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया। अब जैसे ये दिखाई पड़ रहा तो हमें दिख गया, देखो ये तो आधार है, तो इसका आंसर क्या होगा 5, तो ऐसे रहेगा।
जो आगे लिखा होता है ये घात लग जाती है, और फिर बराबर में ये जो लिखा होता है ये उत्तर में आ जाता है सामने 625। तो ये इसका उत्तर हो गया, हाँ या ना। देखो ऐसा दिया गया था, ये वाला पूछा था। उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भैया अगर 2 की घात 3 बराबर 8 है तो इसका लॉग रूप क्या होगा। इसका लॉग रूप या लघु गणक रूप पूछा जाएगा, लघु गणक रूप। आप बता दोगे भैया क्या होगा, आप बोलोगे देखो भैया हमने ये पढ़ा है कि लॉग लिखा जाता है, फिर जो आधार होता है यहाँ पे वो आधार तो नीचे बना रहता है, जो ये आंसर होता है ये यहाँ पे आ जाता है, और जो घात होती है वो सामने चली जाती है। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। जल्दी से बताओ, दोनों में बदल दोगे, घात रूप दिया जाएगा तो लॉग रूप में बदल दोगे, लॉग रूप दिया जाएगा तो घात रूप में बदल दोगे। अगर हाँ तो फिर हाँ बोलो, बोलो नहीं आया तो फिर दोबारा बताऊँ। आ गया समझ में बिल्कुल भैया, हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है इसकी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा अभी हम लोग इस वाले प्रश्न को पहले देखते हैं, ऊपर चलो फर्स्ट वाले पे ही अभी तो ठीक है, लास्ट इसमें क्वेश्चन भी बचा है। हाँ ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है समुच्चय। अब इस समुच्चय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सारे आपको बता रहा हूँ। समुच्चय से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे लिखो भैया। आप देखो समुच्चय से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। समुच्चय में एक तो हमसे पूछा जा सकता है ए यूनियन बी, दूसरा पूछा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा पूछ सकते हैं ए माइनस बी, चौथा पूछ सकते हैं बी माइनस ए। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के। तीसरा टाइप आपको दिक्कत कर सकता है, सॉरी फोर्थ नहीं यार, फोर्थ तो ये हो गए, फिफ्थ, ये फिफ्थ टाइप का। फिफ्थ टाइप को आपको दिक्कत हो सकती है समुच्चय को रीड करने में, समुच्चय को रीड करने में या फिर समझने में। तो मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत समुच्चय वाले चैप्टर से नहीं होगी, बस ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि x और जो x है वो छोटा है या बड़ा बराबर है 9 के, और आगे लिख दिया मैंने सभी विषम संख्याएं, और ऐसे करके इसको बंद कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आया कि भैया ए समुच्चय बराबर ये दिया गया, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या दे दिया गया। तो मैंने क्या, देखो समझने वाली बात बहुत सिंपल है। उसने तुमसे क्या बोला, इसका मतलब तुम बस समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो x है वो 9 से छोटा है, ये वाला तो सबको पता है। दिक्कत कर रहा है कि इसका मतलब क्या, ये क्यों लगा है। जब इसका मतलब ये होता है कि या तो ये छोटा है और बराबर भी हो सकता है, देखो ये बराबर भी हो सकता है और छोटा तो है ही, बाकी छोटे हैं और बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 9 में इस वाली संख्या में जो यहाँ पे जो संख्या है वो 9 तो हो ही सकती है, क्योंकि देखो बराबर भी हो सकती है। साथ ही साथ और क्या क्या हो सकती है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, वो सारी हो सकती हैं। तो देखो इससे पहले 7 हो सकती है, इससे पहले 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। ये बन गया समुच्चय। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बराबर 1 3 5 7 9। तो जो उसने स्टेटमेंट बोला था, उसने बोला कि x जो है वो या तो 9 के बराबर है या तो 9 से छोटा है और विषम है। तो हमने लिख दिया 9 के बराबर और 9 से छोटे सारे विषम संख्याएं। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं दूसरी तरीके पूछता हूँ। मैं तुमसे कह दूँ कि a जो है वो बराबर है या छोटा है 9 से, और यहाँ पे लिख दूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 9 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब भैया 9 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 9 भी तो हो सकता है, बराबर भी तो है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आया कि भैया इस बार सारी क्यों लिख दी। हमने कहा सभी प्राकृतिक संख्या उसने बोली, ना तो उसने विषम बोला ना तो उसने सम बोला, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलोगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। हमने कहा भैया अगर यहाँ पे विषम की जगह वो सम लिख दे, क्या लिख दे, सम लिख दे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया देखो 9 तो हो ही सकता है, 9 के बराबर तो हो ही सकता है, तो 9 तो होगा ही। अब इसके पहले जो भी संख्याएं होंगी वो सारी सम वाली होंगी। तो हमने कहा भैया जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। बताओ जल्दी, क्या ये बातें समझ में आ गई, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमको दिया जाएगा समुच्चय। एक बार जल्दी से बोलो कि हाँ बिल्कुल भैया एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो हम कन्फर्म कर लेंगे। अब इतनी बात आ गई समझ में, यस और नो भैया, जल्दी से एक बार बताओ।
जल्दी से एक बार बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों के? अगर आ गई हैं देन मैं आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं फिर इसको क्या करूँगा, फिर से समझाऊँगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर 2 4 7 8 9। ये दो, एक सवाल है जिसमें ये दो समुच्चय आपको दिए गए हैं और ये सारी के सारी चीज़ें मैं इन्हीं से समझाऊंगा। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, भैया ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर पे मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर पे मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ कि बताओ ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है सिंपल सी। भैया मेरे मन में ये पक्का रहेगा, हमको यूनियन बना के रखना है। क्या बना के? यूनियन बना के, यूनियन बना के रखना है। मतलब सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भैया अगर एक शक्ल के दो लोग होंगे तब क्या करेंगे? तो भैया उसमें से हम किसी एक को ले लेंगे। भाई देखो, लेना सबको है, कोई ये ना कहे कि हमको नहीं लिया गया। लेकिन अगर एक जैसे दो लोग हैं तो जैसे हमें एक गुंडा चाहिए, एक मवाली चाहिए, एक पुलिस वाला चाहिए, एक चोर चाहिए, एक डाकू चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक डाकू, ये इसको दो को डाकू मान लो, तो एक डाकू यहाँ पे, एक डाकू यहाँ पे, हमको तो एक ही चाहिए, तो हम इनमें से किसी एक को लेंगे। यहाँ पे देखो, एक चोर ये है 3 और इसमें चोर नहीं है, तो हम लोग इससे इसको ले लेंगे। यहाँ हमने कहा ये एक लुटेरा है, ठीक है, और ये लुटेरा यहाँ भी है, एक लुटेरा यहाँ भी है, तो हम इनमें से भी किसी एक को लेंगे, क्योंकि हमें यूनियन में हर तरीके का एक एक आदमी चाहिए होता है। तो मैंने कहा देखो, इसमें एक लेंगे, बोलोगे भैया 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे। अब हमने कहा उससे इसको मिलाओ, कौन कौन से हम ले चुके हैं। हमने कहा 1 लिया इसमें, इसमें तो था ही नहीं, खैर 2 इससे ले लिया तो इसको नहीं लेंगे, 3 इससे ले लिया है, इसको 3 तो इसमें है नहीं, 4 इससे ले लिया है तो इसको नहीं लेंगे, 5 इससे ले लिया है, इसमें है नहीं, 6 इससे ले लिया, इसमें नहीं है, 7 भैया इसमें है भी नहीं लिया है, 7 ले लो भैया, 8 ले लो, और भैया तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इन दोनों से एक ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें हर तरीके का इंसान हो, एक एक, हर तरीके का इंसान हो एक एक। और मन में ये बात खूब याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार रिपीट है तो उसमें से हमें सिर्फ 1 बार ही लेना है। बताओ यूनियन, सब ए यूनियन बी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बोलो एक बार, बोलो एक बार भैया कि इस बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गया है, हैं? कंफर्म एकदम? आगे बढ़ा जाए। एक बच्चा पूछ रहा है अगर ए यूनियन बी का फार्मूला प्रूव करना हो तो कैसे करें। भाई देखो, जरूरत नहीं तुम्हारे सिलेबस में यार जो है सिर्फ उतना पढ़ो। भाई तुमसे सिंपल सा, ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो लेकिन जब ज़रूरत इसकी नहीं है तो फिर मैं इसको क्यों लगाऊंगा यार? मैं ए के सारे टर्म ले लूँ, मैं बी के सारे टर्म ले लूँ, फिर दोनों से कॉमन वाले को एक बार घटा दूँ, तो बात तो वही है। ए के सारे ले लो, बी के सारे ले लो, फिर दोनों में जो कॉमन है तो एक एक कम हो जाएगा, भाई एक कम हो जाएगा, एक 4 कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आखिर में कम हो जाएगा। तो ये क्यों फालतू की तुम्हें चीज़ें समझनी है जब नहीं है सिलेबस में? तुम्हारे सिलेबस में जितना है उतना मैं बता रहा हूँ, बात खत्म। पेपर इतने से ही आएगा, तुम फालतू की टेंशन मत लो ऊपर की, ठीक है। ऊपर की चीज़ें लेने का दिमाग जो है वो फालतू का क्या फ़ायदा यार ना, तुम्हें जेई थोड़ी देना है। सेकंड नंबर पे भाई बात करते हैं। देखो सेकंड नंबर पे बात करेंगे, ए यूनियन भी भैया बढ़िया से ठीक समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन भी समझना है, क्या करना है भैया? आपने बोला भैया ए इंटरसेक्शन भी समझना है। मैंने कहा अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक एक ग्रुप के एक एक सब सारे तरीके के मेंबर्स को ले लिया। इसमें हम लोग उन मेंबर्स को लेते हैं जिन मेंबर्स को लेने के बाद भी ग्रुप में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब दोनों में कॉमन वाले मेंबर्स, दोनों में कॉमन वाले जो दोनों में होते हैं उनको लिया जाता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, सरल है। 2 यहाँ पे था, यहाँ भी है, तो 1 तो 2 हो गया, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं, 4 यहाँ पे है, यहाँ भी है, 4 हो गया, फिर 5 6 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो भैया बस यही आंसर हो गया, ठीक है, इसको हटा दो, यही आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में सबको एक एक बार लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन वाले लेंगे। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई समस्या है? मेरे मित्र को किसी को कोई समस्या है? नहीं समझ में आ रही बात? बढ़िया समझ में आ गई ना। ए यूनियन भी आप कर लोगे, ए इंटरसेक्शन भी आप कर लोगे। तीसरे नंबर पे हम लोग समझते हैं ए माइनस बी के बारे में। ए माइनस बी भैया क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना। इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है, एक मैं तुमको वाक्य दे रहा हूँ, वो याद रखो कि आगे वाला हिटलर, आगे वाला हिटलर है। आगे वाला कौन है? हिटलर है। पीछे वाले की कोई औकात नहीं है इसमें। पीछे वाले का काम सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ मेरी जैसी चीज़ होगी तो मैं उसको घटा पटा के काट पीट दूंगा,
मुझे मतलब है सिर्फ आगे वाले से। तो मैंने कहा अगर इसका आंसर पूछा जाए भैया फिर क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएंगे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। ए वाले पे हमें फोकस करना है और बी वाले में जो सेम चीज़ होगी बस उसको घटा दोगे। आपने कहा भैया इसमें एक है, इसमें एक नहीं है, एक लिख दो, कॉमा। भैया इसमें दो है, इसमें भी दो है, दो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसमें तीन है, इसमें तीन नहीं है, ये लिखो तीन। भैया इसमें चार है, इसमें भी चार है, कट गया। इसमें पाँच है, इसमें पाँच नहीं है, लिखो पाँच को। भैया इसमें छः है, इसमें छः नहीं है, लिखो छः को। ये आंसर हो गया। कई सारे लोगों के दिमाग में अब एक खुराफात स्टार्ट हुई कि भैया ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, क्योंकि ये तो नीचे वाले में ना, ऊपर वाले में कहाँ है, ये कैसे घटा दिया आपने। तो मैंने तुमसे भी क्या कहा, आगे वाला इसमें कौन है, हिटलर है। हिटलर बोल रहा है कि सिर्फ मेरी चीज़ें गिनी जाएंगी, पीछे वाले को सिर्फ मैं घटा पाऊंगा, बाकी मुझे उसकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस घटा पाऊंगा। बात समझ में आई। लेकिन भैया अब पीछे वाला बोलेगा कि एक बार तुम हिटलर बन चुके, अब अगली बार हिटलर कौन बनेगा, मैं बनूंगा। बी माइनस ए बताना है अब। बी माइनस ए में भैया अब वो हिटलर हो चुका है कौन, जो बी है। बी बोल रहा देखो मेरे में दो है, तुम्हारे में दो है, दो नहीं लिखेंगे। मेरे में चार है, तुम्हारे में चार है, चार भी नहीं लिखेंगे। पर मेरे में सात आठ नौ है और तुम्हारे में बेटा एक पाँच छः है, तुम्हारे में सात आठ नौ नहीं है, और तुम्हारे में सात आठ नौ नहीं है, इस वजह से मेरा सात आठ नौ जिंदाबाद और तुम्हारा सात आठ नौ मुर्दाबाद। ये आंसर हो गया इसका। बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, हाँ या ना। ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट्स टेकिंग वन टाइम, और उसको हम लोग सारे के सारे को एक बार लिखेंगे। अगर इंटरसेक्शन में पूछा जाता तो ओनली वी टेक द कॉमन टर्म्स, एक एक बार हम सब केवल कॉमन वाले टर्म्स को लेंगे। ए माइनस बी में ए हिटलर होगा, आगे अपने वाले सारे गिनेगा, जो घटेगा घटा देगा। और बी माइनस ए में बी वाला हिटलर है, बी से ए जो घटेगा कॉमन वाला घट जाएगा, बाकी बी वाला अपना कहेगा भैया मेरा जिंदाबाद, तुम अपने ऐसी तैसी समझाओ। तो बताओ एक बार, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो पांच चीज़ें बताई हैं, एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये होगी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी होगी, और पांचवी जो हमको ये बनाना होता है कि एक्स डैश एक्स और ये ग्रेटर देन 9 आगे विषम है कि सम है कि क्या है, जो भी है, मैं इस तरीके की सारी चीज़ें तुम्हें सिखा चुका हूँ। क्या इस पेज को तुमने रट लिया, तुम्हें पूरा समझ में आ गया? तो तुम्हें पूरा समुच्चय मैंने पढ़ा दिया इतनी देर में, आप ये समझो। आपने कहा बढ़िया भैया समझ में आ गया। अब चलो सवाल बताओ, क्या वो सवाल जो आपने अभी इसमें दिया है एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया है, क्या वो इन तरीकों में से किसी एक से लग जाएगा? मैंने कहा देख लेते हैं भाई, अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है देन मैं आपको देखता हूँ कुछ दूसरा तो नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है चेक कराओ सवाल। मैंने कहा सवाल देखो क्या दिया है। सवाल आपको दिया है कि एक्स जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, जहाँ एक्स विषम संख्या है। देखो एक्स क्या है, विषम संख्या है, और बी बराबर 23 51 यानी 2 3 5 1, और पूछा गया हमसे ए इंटरसेक्शन बी। आपके दिमाग में सिंपल सी बात आई भैया, पहले तो प्रश्न को नोट कर लो। एक काम करते हैं यार, इसके नीचे भी पेज खाली है, इसमें नीचे बता देते हैं, ठीक है, वहाँ जगह क्यों बर्बाद करें। तो समुच्चय का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं इसके नीचे आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें दिया गया ए बराबर 5 और ये सभी विषम संख्याएं कैसी हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, और बी बराबर हमारा था 23 51 यानी 2 3 5 1, ठीक है। ये दो दिए गए और उनसे पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, दो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़, वो ये कि भैया सबसे पहले तो इसको सही रूप में लिखना है, ठीक है। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 से छोटी है या 5 है और सारी की सारी विषम है, तो सारी विषम 1 हो गई पहली, फिर 3 हो गई और फिर ये 5 खुद हो गई, बस इससे ज़्यादा नहीं। बड़ी तो है नहीं, छोटी है, तो 5 हो सकती है और बाकी 5 से छोटी हो सकती है, बात खत्म। भैया बी बराबर हमको क्या दे रखा, बी बराबर हमको दे रखा है 2 3 5 1, ठीक है। हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी। यार बिल्कुल सरल है मेरे लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल सरल चीज़ है। मैंने पढ़ा कि जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन वाले लिख लेना, दोनों में कॉमन वाले। तो बोलोगे भैया ये बनाया, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है तो 1 हो गया, कॉमा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो भैया 3 हो गया, कॉमा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, भैया 5 हो गया। बोला भैया इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर याद रखिएगा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर दे, आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ भैया ए यूनियन बी क्या होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है भैया। 1 2 3 5, इसमें भैया आपने क्या किया,
1 दोनों में था, एक बार लिया। 2 दोनों में नहीं था, इसमें था, इसमें एक बार लिया। 3 दोनों में था, एक बार लिया। 5 दोनों में था, एक बार लिया। मतलब मुझे हर तरीके का आदमी मिला। मैंने कहा ये चोर था, देखो चोर आया ग्रुप में तुम्हारे, डाकू और जो है सिपाही और जो है सैनिक जो भी थे, सारे के सारे एक एक बार मैंने ले लिया। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन तुम्हें कन्फर्म हो गया। अब जरा इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि B-A क्या होगा। भैया आप लोग ही बताओगे, ठीक है? ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो जितना बताया था उससे मैंने तुम्हें प्रश्न करके भी दिखा दिया कि उतने से ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई। चलो इसमें भैया देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से, क्या है। बड़े ध्यान से सुनना पड़ा, ज़्यादा टफ नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, बड़ी सिंपल हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये प्रश्न आपका है व्यक्तियों का अनुपात, यानी अनुपात वाले चैप्टर से। मैंने आपको अनुपात ऑलरेडी पढ़ा रखा है और एक मैराथन क्लास भी मैंने जो अभी अपलोड किया, आप वो अगर देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। लगभग मैंने उसमें सारे आपको जो है क्वेश्चंस हर तरीके का क्वेश्चन, और प्लस एक शायद 4 या 5 घंटे की वीडियो मैंने वो बनाई है, 4 घंटे प्लस की ही है। तो वो मैराथन अगर आप देखते हैं तो आपके लगभग 5 से 6 चैप्टर का काम एकदम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं एक क्लास लेके आऊँगा लाइव सेशन में, तो उस लाइव सेशन में आप ये समझ लेना कि उस क्लास के बाद आपको मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है भैया। सिर्फ प्रीवियस ईयर मैं जो करवा रहा हूँ मेरा तरीका अलग है, उसको ध्यान से देखना आप, उसमें आपको रिलेटेड चीज़ें मैं सारी बता दूंगा। अब देखो यहाँ आपसे पूछा गया किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम पर नहीं आते हैं करने, तो काम करने वाले और काम ना करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना होगा। आप लिखोगे काम करने वाले व्यक्ति बराबर 200, देखो ये लिखोगे काम करने वाले व्यक्ति बराबर 200, वरना नंबर नहीं आएंगे। फिर काम ना करने वाले व्यक्ति बराबर कितने हो गए 25। फिर यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अनुपात हमें बताना है, तो आप अनुपात में कैसे लिखते हो कि भैया काम करने वाले और अनुपात ना काम करने वाले। अब जरा काट दो भैया, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो 8:1 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये अगर लैंग्वेज तुमने ना लिखी हो, फिर बाद में तुम ये कहते हो कि भैया किया तो सब था, नंबर नहीं मिले। भाई नंबर इन्हीं के मिलेंगे कि काम करने वाले 200, काम ना करने वाले 25, प्रश्नानुसार, देन 200:25, और ये हमारा 8:1। जल्दी से बताओ क्या ये बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, हाँ या ना भाई? बोलोगे बढ़िया भैया, एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही है। मैंने कहा चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यहाँ पे आपको करना है x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग करके भागफल और शेषफल बताना है। भागफल और शेषफल बताना है, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको सिखाता हूँ इस चीज़ को, और बड़े आराम से मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल आराम से। मैं यहाँ तुमको सिखाऊंगा भाग करना। क्या सिखाऊंगा? भाग करना सिखाऊंगा। भैया x + 3 से भाग करना है, x + 3 से भाग करना है, किस में करना था? x² + 7x + 14 में ना, x² + 7x + 14। अब बिल्कुल आराम से देखना भैया, बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट देखना। इसके पहले में, इसके भाज्य के पहले में, भाजक के पहले से डिवाइड करके देखो। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। 2x में अगर 1x से भाग देंगे तो 1x बचेगा, तो ये वाला 1x यहाँ लिख दोगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? एक बार हाँ ना बोलो, बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई है। फिर जो यहाँ पे आएगा उसका गुणा, जो यहाँ पे आएगा उसका गुणा इस पूरे से कराओगे। देखो अगर इस x का गुणा इस x से कराओगे तो x² आएगा, इस x का गुणा इस प्लस के 3 से कराओगे तो प्लस का 3x आएगा। जल्दी से बताओ इतनी बात एकदम समझ में आई है कि नहीं? हाँ भैया। फिर क्या करते हैं? फिर तो भैया हम लोग घटाते जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो घटेगा नहीं, तो हमें घटाना अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। और जब भी हम ये माइनस लगाएंगे तो ये आगे सारे निशान बदल देगा। यहाँ अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कि ऋणात्मक जो चिन्ह होता है, क्या लिखेंगे? मैं जब एकदम बेसिक से करा रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ऋणात्मक चिन्ह जो होता है वो सारे चिन्ह परिवर्तित कर देता है, सारे चिन्ह परिवर्तित कर देता है। क्या यहाँ तक की बात भैया अच्छी तरीके से समझ में आ गई? जल्दी से एक बार बताओ, ये वाली बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो सारे के सारे चिन्ह परिवर्तित आगे ये कर देगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब मैंने कहा ये प्लस का x², ये माइनस का x² कट गया। 7x से अगर 3x घट गया तो बचा 4x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 14 जो बचा था आगे का ऐसे मैंने उतार लिया यहाँ पे। अब भैया जरा बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था? आपने कहा भैया इसके पहले में इसके पहले से भाग दिया था, इसके पहले में इसके पहले से भाग दिया था। फिर से वही करो,
इसका पहला 4x और उसका पहला x डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, केवल 4। ये +4 यहाँ पे लिख दिया। और अब फिर से वही, अब इस 4 का गुणा इस पूरे से कराओ। तो देखो 4 का गुणा जब x से कराओगे तो 4x, 4 का गुणा जब 3 से कराओगे +4 + 3 गुणा 4 3 12, प्लस का 12 हो गया। फिर भैया वही काम, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, घटेगा नहीं तो यहाँ माइनस लगाएंगे। जैसे ही माइनस लगा, जैसे ही ऋण लगता है वो सारे चिन्ह परिवर्तित कर देता है। ये वाला प्लस भी माइनस हो गया, ये कट गया। 14 में से 12 चले गए, बचे 2। तो भैया हमने लिखा हमारा भागफल कितना आएगा, जल्दी से बताओ। भागफल आएगा x + 4, शेष फल कितना आएगा 2, शेष फल कितना आएगा 2। तो उत्तर में क्या लिख देंगे कि भागफल बराबर x + 4 और शेष फल बराबर 2। जल्दी से बताओ एक बार, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई, हाँ या ना? एक बार बस इतना बताएंगे। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई एकदम। ये वाले सवाल आओगे निपटा दोगे कि नहीं निपटा दोगे भाई? जल्दी से बस इतना बताओ। 2 सवाल हम लोगों ने निपटा दिए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। भैया जल्दी बताओ, करवा दिया जाए क्या यार? करवा दिया जाए क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई? 10वें नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। हम लोग अब आ चुके हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन पे। चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करने की कोशिश करो। अगर मैराथन क्लास देखी थी, मैंने 2 तरीके के फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ये कब लगाना है? एक बताया था a बराबर p ब्रैकेट में 1 - r/100 की पावर n। ये कब लगाना है? एक बताया था p बराबर एक सेकेंड रुकिएगा। एक बताया था ci बराबर a - p। यार बताओ इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? ये मैंने सारे आपको पढ़ा रखे हैं। ये तब लगाते हैं जब कोई चीज़ बढ़ती है। कभी आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि किसी गांव की जनसंख्या में इतने प्रतिशत हर साल मर जा रहे हैं, तो यार बढ़ेगी तो नहीं, फिर तो वो घटेगी। तो ये वाला लगाएंगे कि इतने साल बताओ कितनी जनसंख्या बचेगी, ठीक है। और अगर बढ़ रही तो फिर ये लगाएंगे। तो पैसा तो मेरा बढ़ेगा ना, पैसा मेरा घटेगा थोड़ी ना। तो अगर पैसा मेरा बढ़ेगा भैया तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना है। इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है मिश्रधन, ये होता है मूलधन, ये होती है दर और ये होता है समय। तो मैंने कहा बस यहाँ पे मान रखते हैं और सारे के सारे आंसर आपके आ जाते हैं। आपने कहा भैया हमने पढ़ा है a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। तो a बराबर भैया इसकी जगह तो 5,000 आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल 5,000 रुपये है। 1 + मूलधन मेरा 5,000 है ना, जो धन हम देते हैं लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है। तो यही तो हमने जमा किया होगा। 1 + r, दर कितनी है? 10% बोली है उसने, तो 10% बटे 100। और इसकी घात कितनी? 3 साल के लिए बोली है, तो 3 लगा दो। फिर बोलोगे भैया यहाँ से a बराबर आ जाएगा 5,000 ब्रैकेट में। देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11, ये हो गया 11/10 और घात कितनी? 3। अब ध्यान से सुनना, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 5,000, 11/10 की घात 3 लगी है। ध्यान से सुनो, 11/10 की घात 3 मतलब 11/10 3 बार है। इसमें कितने बार है भैया? 3 बार। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए या नहीं भैया? हाँ या ना? इतनी बात तो बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ गई। फिर भैया हमको एक चीज़ तो डायरेक्ट आपने याद करवा रखी है। भैया क्या याद करवा रखा है? यहाँ 5 बचा। हमने पढ़ा है कि अगर 11 × 11 × 11 3 बार 11 का गुणा होता है तो 11 की घात 3 हो जाती है, जिसका मतलब होता है 1331। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप बोलोगे भैया हाँ क्यूब तो हम लोगों ने 20 तक याद ही कर रखे हैं। ये हो गया 5 × 1331। तो भैया बस 5 का 1331 से गुणा करो, आपका आंसर हो जाएगा 31 पंचे 155 और 155 तो 55 इधर हो जाएगा, 13 5 65 1 66, ये हो जाएगा 6655। ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा समय लगेगा यार करने में, आप भी करने लगोगे। मन में कैसे आप प्रोडक्ट का जो है इंटू कराते हो, कैसे भाग करते हो, ये चीज़ें आप धीमे धीमे सीख जाओगे। आप ऐसे भी करा सकते हो, सिंपल है, मैंने कर दिया, आप टेंशन मत लो। देखो 5 एकम 5 का 5, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लगाया, 1 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हाथ से लगाया, 1 5 तिहाई 15 1 16। तो समझ में आ गई बात? हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे एक बार। हैं? नहीं आई? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लगाया 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हाथ से लगाया 1, 5 एकम 5 और 1 6।
कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ये अगर पूछा जाता, उसने मिश्रधन पूछा था, ध्यान से सुनो, मिश्रधन, तो ये तो मिश्रधन हो गया। लेकिन अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आया है 6655 और मूलधन मेरा था 5000। तो ये जो ऊपर का मिलेगा मुझे 1655 रुपये, ये मेरा हो जाएगा ब्याज, ये मेरा हो जाएगा ब्याज। अगर ये पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें करवा चुका हूँ, फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये देखो 55 बचा, फिर ये 6 बचा और ये 6 में से 5 गया, 1 बचा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये वाले सवाल कर लोगे? बिल्कुल भैया, आराम से हो जाएंगे, कोई समस्या इन सवालों में अब आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये होता है विश्लेषण करना, एक होता है सिर्फ सॉल्यूशन करवाना, वो मैं नहीं करवा पाता हूँ यार, आराम से सीखो भाई। यहाँ लिखा है 2.5 अनुपात x वही है जो 1.25 अनुपात 2.5 है। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है जो वो लिखी है। उसने हमसे सिंपल से ये पूछा है, मैंने कहा यार कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है समानुपात में, जल्दी याद करने की कोशिश करो। हम लोगों ने समानुपात में क्या पढ़ा था भैया? समानुपात ने पढ़ा था, अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है तो बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, यही तो पढ़ा था। बोलोगे हाँ? हमने कहा भैया बाहर वाला हमें दे रखा है, इसमें 2.5 का अनुपात वही है, किसके साथ था? x के साथ, जो 1.25 का अनुपात 2.5 के साथ है। ये हमको उसने दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, यही तो दिया है। तो आप बोलोगे भैया अंदर वालों का गुणा वही आएगा जो बाहर वालों का गुणा आएगा, मतलब x का गुणा 1.25 से करने पे वही आएगा जो बाहर वालों का गुणा 2.5 का गुणा 2.5 से करने पे आएगा। ये उसने हमसे बोल रखा है। हमने कहा ठीक है, अब x का मान निकालना है भैया। कितनी देर में निकाल दोगे? बोलोगे भैया देखो अभी 30 सेकंड में निकाल के दिखाते हैं। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना है तो ये 2.5 गुणे 2.5 और ये यहाँ से गुणे में था तो इधर भाग में आ जाएगा 1.25। आप बोलोगे भैया ये पॉइंट से 2 अंक बाद था और ये देखो 1 अंक बाद ये हट गया, 1 अंक बाद ये हट गया, ऊपर हो गया 25 का गुणा कराते हो तो 625 आता है और नीचे 125 आ गया। चाहो तो आप यहीं काट सकते हो, अगर आपको ये टफ लगता है आप यहाँ मत काटो, आप यहीं काट दो यार, आप यहीं काट दो भाई, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 25, ऊपर हो गया 1 पंचे 5। ये आ गया मेरा आंसर एक्स का। एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इतना सा है आप, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे? आप लिखोगे बाह्य संख्याओं का गुणा बराबर अंतः संख्याओं का गुणा। ये स्टेटमेंट अगर तुमने मिस कर दी तो समझ जाना तुमने अपनी ज़िंदगी मिस कर दी। मतलब 2 नंबर का सवाल होगा तो 1 मिलेगा, 1 का होगा तो आधा मिलेगा। एग्जाम में इतने में काटता है भाई। उसको स्टेटमेंट चाहिए, उसको तुम्हें देखना है कि तुम कितना ज़्यादा स्टेप मार्किंग गायब करते हो। स्टेप मार्किंग होती है तो उसको एक एक स्टेप चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इतनी देर में 3 पेपर हो जाते भैया। 3 पेपर मैं तुम्हें इतनी देर में भाई कितना समय हो गया? 40 मिनट हो गए। 5 पेपर करवा देता, मुझे 8 मिनट से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। 8 मिनट मैक्सिमम बोला है मैंने, लेकिन मैं जो है उस तरीके से नहीं करवा रहा हूँ ना। अब जैसा तुम सोच रहे हो वैसा वाला तो मैं भी नहीं करवा पाऊँगा। जिसको नहीं आता फिर उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। लिखा है पार्श्वचित्र ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इस वर्ड को नाम याद रखो इसका पूरे अच्छे तरीके से। इसका कॉन्सेप्ट यहीं समझ लो कि अगर किसी वृत्त के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज बना हो जिसकी चारों भुजाएं कहीं पर भी किसी तरीके से भी कहाँ छू रही हों, चारों भुजाएं बस कहाँ छू रही हों? वृत्त की परिधि पे छू रही हों, इस तरीके के चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहा जाता है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके आमने सामने कोणों को जब हम जोड़ते हैं, इनको दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 180 आएगा, और ऐसे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 180 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। बस इतनी सी चीज़ से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ से आपके सारे सवाल लग जाएंगे भैया। बढ़िया बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी भी भाई, क्यों नहीं आएगी यार। देखो ये भी तो है, इसमें आपके इससे रिलेटेड जितने भी तरीके का कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ इस सवाल पे। पहले मैं सारे क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ भाई। सुनिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वृत्त में, जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं एक वृत्त के अंदर। देखो एक तो होता है कि एक कोई वृत्त है, बड़े ध्यान से सुनना, एक कोई वृत्त है। और यार मैं तुम्हें जितने आराम से सिखाऊंगा
तुम उतने आसान से इसको याद भी कर लो। अगर जैसे मान लो ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा और यहाँ पे एक पॉइंट रखा, तो ये इसका एक चाप हो गया, ये इसका एक चाप हो गया। और मैंने कहा अगर इसी समान चाप के द्वारा देखो हम ऐसे यहाँ पे बनाए, सेम आर्क के द्वारा यहाँ पे एक ऐसे कोण बना दें, फिर एक ऐसे बना दें, एक ऐसे बना दें। लेकिन आप एक चीज़ महसूस कर पा रहे हो इसमें, पूछो क्या? भैया हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमने कोण चाहे इतने बना लिए हों, ऊपर कोण हमने चाहे जहाँ पे ये बना रखे हों, लेकिन ये सारे के सारे इन्हीं दो बिंदुओं से होके जा रहे हैं। मतलब इसी वाले चाप से बन रहे हैं, ये सारे इसी वाले खंड से बनाए जा रहे हैं। तो हम इस समान चाप के द्वारा जो कोण बनाएंगे, समान चाप खंड के द्वारा जितने भी कोण बनाए जाएंगे वृत्त की परिधि पे, इन सब के मान आपस में सेम होंगे। जैसे मान लो अगर इनका नाम दे दें AB और इनको हम लिख देते हैं CD और E, तो आप बोलोगे भैया इसके मतलब हो गया कि जो एंगल ACB होगा, जो एंगल ACB होगा वही हमारा एंगल ADB होगा और वही हमारा एंगल AEB होगा। ये सारे कोण आपस में समान माप के होंगे, समान माप के होंगे। ज़रा एक बात बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? हाँ या ना, बस इतना बोलो कि भैया ये आप समझ गए हैं कि बस हम ये देख लेंगे कि नीचे जो पॉइंट से जहाँ बन रहे कोण वो एक ही चाप से तो नहीं बन रहे, इतने सही तो नहीं सारे बन रहे सेम से। ये समझ में आ गई बात? मैंने इतना चीज़ इधर कर दिया तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, ये तो #1 हो गया। भैया अब #2 नियम बता दो जल्दी से यहीं पे। भैया #2 नियम हमसे ये कहता है, एक तो कह रहा भैया यार ज़रा गोला सही बना दो। अबे ये लो मेरे भाई तुम, ये लो तुम एकदम इंद्रधनुष बना दिया तुम्हारे लिए हमने, एकदम सुनहरा गोला बना दिया। ठीक है ना? अब इस वाले को नहीं सही कर पाऊँगा मैं, तुम सोचो इस वाले को सही करूँगा, जितना हो गया वो हो गया। वो इसको ध्यान से देखना। इसमें मैं बोलने वाला था आपसे कि भैया अगर इसमें ये मेरा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। अगर किसी व्यास के द्वारा, आप बोलोगे भैया अगर किसी व्यास के द्वारा हम यहाँ से ऐसे करके, देखो ऐसे करके परिधि पे कहीं पर भी एक कोण बना दें, या आप सोचो भैया इधर क्यों बनाया, इधर बना दो, ये लो इधर बना दिया। भैया बीच में बना दो, हमने कहा भैया ये लो बीच में बना दिया। भैया और ज़्यादा इधर किनारे कर दो, ये किनारे कर दिया, कहीं भी कर दो तुम यार, तुम जहाँ तुम्हारा मन वहाँ कर दो। तुमने कहा भैया एक ये बना गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। हमने कहा कहीं पर भी बना देते, और जहाँ जगह बची यहाँ बना दो, यहाँ बना दो तुम कहीं पर भी बना दो। याद रखो व्यास के द्वारा अगर हम किसी परिधि पर जो कोण बनाया जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यह हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। व्यास खंड के द्वारा अगर हम परिधि पर कोण बनाते हैं परिधि के ऊपर, तो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। बोलो भैया पहला कॉन्सेप्ट, आंख बंद करो एक बार। पहला कॉन्सेप्ट भैया कौन सा होता है कि सेम सेगमेंट के द्वारा, सेम चाप के द्वारा जो एंगल बनेगा सेम बनेगा। भैया दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा? दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि अगर हम व्यास के द्वारा जो भी परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाएंगे वो कितने डिग्री का बनेगा? आप बोलोगे भैया वो बनेगा 90 डिग्री का। दो बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। अब भैया तीसरी बात क्या है? कब बिल्कुल बताएंगे, देखो ज़रा ध्यान से। #3 पे आ जाते हैं, #3 पे आ जाते हैं भैया। #3 हमने क्या सीखा? पहले 2 तक सीखा, मतलब 3 अब सीखेंगे। तो #3 के लिए भी हम एक पहले क्या बनाते हैं? बोलोगे भैया बस वही गोला ही बना सकते हैं, और क्या ही हमारी ज़िंदगी में है। ठीक है, इसका यार कलर नहीं चेंज हो सकता है यहाँ पे, ब्लैक रखो इसे। ठीक है, ब्लैक में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। अब मैंने कहा ध्यान से सुनना, 2 हो गए। तीसरा हमने भैया इसमें एक और पढ़ रखा, हमने पढ़ रखा कि मान लो यहाँ पे एक जीवा खींची गई है। जीवा ये क्या है? ये एक है जीवा, और इस जीवा की लंबाई थी 12। कितनी थी? 12 थी। और अगर केंद्र से इसके ऊपर लंब डाला जाता है, केंद्र से इसके ऊपर लंब डाला जाता है, तो ये वाली जो भैया एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, केंद्र के ऊपर अगर हम इससे लंब डालेंगे तो ये हमेशा इसको आधा आधा काटता है। मतलब ये हमेशा इसको 6 और 6 में काटेगा, 6 और 6 में काटेगा। और फिर अगर हम इसको भैया मिला दें, बताओ ज़रा, इसको ऐसे ये मिला दिया और इधर वाली को भी ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये तो आप बोलोगे भैया ये तो आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही छीछा लेदर नहीं हो गई है? अरे ये पूरा ही छीछा लेदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अरे ये भी मैं कर सकता था, देखो मेरे पास जो है एक कम चलाता हूँ तो इस वजह से दिमाग कम चल रहा है मेरा। ये बन गया। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये भी सेम होंगी दोनों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, ये भी जितनी आएगी उतनी ही आएगी।
तो अगर कभी आपको ये दे दी जाए पूरी 24, तो याद रखो इतनी 12 होगी, ये 12 होगी, ये आपको त्रिज्या रख देनी है, पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल सकते हो। यानी आपसे बोला जा सकता है कि केंद्र से जीवा की बीच की दूरी कितनी है, तो आप बता दोगे। आप बता दोगे किसके द्वारा बता दोगे? पाइथागोरस के द्वारा। अब जिन लोगों को पाइथागोरस नहीं पता है वो बताएं। पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसको इतना बेसिक पढ़ना है कमेंट में आप लिखिएगा बेसिक। मैं आपको इसका बेसिक भी पढ़ा दूंगा, इसका बेसिक भी पढ़ा दूंगा, लेकिन कम से कम 20 कमेंट्स होनी चाहिए, कम से कम 20 कमेंट्स होनी चाहिए, उतने के लिए फिर वीडियो आएगा बेसिक का भाई, ठीक है ना, कम से कम 20 कमेंट्स। बाकी जिसको पर्सनल पूछना है टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं उसे अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के टेलीग्राम पे ही भेज दूंगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यार, सबको क्यों परेशान करना उतने के लिए। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलो कि हाँ बढ़िया समझ में आ गई। और भैया बस एक कॉन्सेप्ट और इसका बचा है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो होता है #4, यानी जिसमें हम पढ़ते हैं चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं? चक्री चतुर्भुज में तो यार बिल्कुल सिंपल चीज़ पढ़ते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा वृत्त होता है, और इस वृत्त के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जाए जिसकी सारी के सारे कोने जो हैं, सारी के सारे शीर्ष जो हैं, वो कहाँ पे हों? वृत्त पे हों स्थित, वृत्त की परिधि पे स्थित हों। तो इसमें हम आमने सामने के कोणों को जब जोड़ेंगे इनको, तो कितना आता है हमेशा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आता है किनको जोड़ने पे? आमने सामने के कोणों को जोड़ने पे। आमने सामने के कोणों का योग जो है भैया वो 180 डिग्री आता है। यार बताओ यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, अब एक लघुत्तरी का बहुत प्यारा प्रश्न, फेवरेट तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारे में 100% बनेगा, वो है 5वां एकदम बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट। 5वें में 2 तरीके के मैं आपको चित्र बताऊंगा, उसमें मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो 2 कॉन्सेप्ट आपको रटे रखने, एकदम रट लेने हैं। मैं तो सीधा बताता हूँ, रट लो। नहीं समझ में आ रहा, रट लो, ठीक है ना। पहला देखो कौन सा है। पहला नंबर ये हो जाएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ ये O है इसका केंद्र, और मैंने इस सेगमेंट से ये बनाया कोण, ये देखो, ठीक है, और इसी सेगमेंट से एक फिर हमने कोण बनाया परिधि पे, ये। तो याद क्या रखना कि सेम सेगमेंट के द्वारा परिधि पर बना कोण और केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध होता है? आप बोलोगे भैया सिंपल सा है, अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा। स्टेटमेंट क्या होगी? आप लिखोगे केंद्र पर बना कोण जो होगा, केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण, 2 गुणे परिधि पर बना कोण। अगर इनका नाम दे दूं मैं A, B, C और ये O, तो इसके हिसाब से बताओ जरा सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र भी तो बन जाएगा एक। आप बोलोगे सूत्र बन जाएगा कि जो एंगल AOC है वो बराबर है 2 गुणे ABC के, कोण ABC के। ये फॉर्मूला सिंपल सा एक बन गया। यहाँ पे बस इस वाले का मान रख दो और यहाँ पे इस वाले का मान रख दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। किसी एक का निकालना है, इसका नहीं पता है तो 2 गुणे इसका रख दो, इसका निकालना है 2 को इधर भेज दो, भाग में आ जाएगा, इसका निकाल दो, यहाँ से B निकल आएगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कि हाँ बढ़िया समझ में आ गई। बाकी फॉर्मूले में सवाल आप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल सा है, वो ये होता है कि भैया जैसे इस तरीके का एक एंगल बना होता है ऐसे करके, तो इस स्पर्श रेखा द्वारा ये जो सेम सेगमेंट में ये वाले जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और इसी सेगमेंट में एक दूसरा एंगल ये बना है, ये आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ये आपस में क्या होते हैं? बोलो कि भैया ये आपस में समान होते हैं। तो ये डायरेक्ट आप याद रखो, एक ही सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे 60 दे देगा और ये वाला आपको बताना कि ये भी 60 ही होगा। एक ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, ज़्यादा सिलेबस में आपके नहीं है, तो इसको इतना सा ही समझो कि इधर साइड वाला एंगल देखो, इधर के लिए एंगल बना है तो ऐसा ही दूसरा एंगल कौन सा? ये वाला इस साइड के लिए, ये सेम होंगे। बात ख़त्म, इससे ज़्यादा बातें इस पर नहीं करनी है। बढ़िया समझ में आ गया? हाँ आना भी चाहिए, इतनी मेहनत हो रही तो बढ़िया, कैसे नहीं घटिया समझ में आ गया यार? इतनी मेहनत के बाद है बढ़िया ही ऑफ कोर्स समझ में आएगी चीज़ें जब एकदम क्लियर हो रही हैं अच्छी तरीके से, एकदम मन तुम्हारा इसमें जो है टिका हुआ है ठीक है ना। चलो
एक कॉन्सेप्ट और बचा है भैया, वो भी बता दो। स्पर्श रेखा वाला, हाँ देखो वो भी बता दे रहा हूँ। देखो एक कॉन्सेप्ट और इनको लग रहा है, तो मैं इसको 6 नंबर दे देता हूँ। 6 आप, हाँ 6 नंबर ही दे देंगे इसको। ये सिंपल है तो इस वजह से मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा है और ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा यहाँ से छू के जाएगी, अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे छू के जाएगी, अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे छू के, तो केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर ऐसे त्रिज्या से मिलाएंगे तो ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बनाएगा। ये बात सबको पता होती है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसे बताना कोई ख़ास बात नहीं है, समझाना। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया, एकदम बेहतरीन वाला ना। चलो आगे बढ़ें, इतनी बात ख़त्म। अब करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको, कि क्या जितना अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में किसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा, क्या किसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें से देखना होगा कि नहीं होगा। यहीं करके दिखाता हूँ, जगह है तो हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, पीछे जाऊँगा तो चित्र कैसे लेके जाऊँगा, यहाँ समझाने में थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहेगा। आप बोलोगे ठीक है भैया बताओ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने एक तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है। 4 नंबर पे चक्रीय चतुर्भुज देखा जाए तो यहाँ पे इसका देखो, ये वाला जो चतुर्भुज बना है, ये और ये, तो देखो इसका 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। अगर इसके चारों शीर्ष ABCD के छू रहे हैं तो ये किस तरीके का चतुर्भुज हो गया? ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और भैया आंख बंद करके सोचो कि चक्रीय चतुर्भुज में भैया ने क्या बताया। चक्रीय चतुर्भुज में ये बताया कि अगर हम आमने सामने के कोणों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए। आमने सामने के कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। भैया इसका मतलब कोण ये और कोण ये जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि कोण ADC और प्लस कोण ABC को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ABC जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? 180। और ये ADC इधर है प्लस का, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कि तो इधर हो जाएगा माइनस कोण ADC। और ADC हमें दिया कितना गया है? 140। तो यहाँ 140 को इससे माइनस कर दो, कितना बचा? 180 में 140 चला गया, 40 डिग्री। तो क्या ये वाला कोण 40 डिग्री आ गया? क्या ये वाला कोण 40 डिग्री आ गया क्या? एक बार जल्दी बताओ, एक बार इतना बोलो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये वाली बात हमें एकदम कंफर्म समझ में आ गई, इतनी बात बोलो एक बार। ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, इसे थोड़ा छोटा कर दो। ओके ओके भैया ओके, ये लॉफ्ट सही है ना। अब इतना छोटा रियलिटी में नहीं लिखा जा सकता है मेरे द्वारा, मैं तो नहीं लिख पाता हूँ। चलो अब देखो, अगर ये 40 निकल के आ गया, फिर भैया और क्या दिखाई पड़ रहा है वो सोचो कि भैया और क्या दिख रहा। भैया हमें और ये दिख रहा कि एक लाइन देखो ये गई है, एक लाइन ये गई है, ये, और ये देखो वृत्त के केंद्र O से होकर के जा रहा है। अगर ये O से होकर के जा रही है AB रेखा, तो AB रेखा क्या हो गई? AB रेखा भैया हो जाएगी व्यास। और अगर हम व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता, तो ये 90 बन रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एंगल ACB जो है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ये वाला भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बोलो जल्दी एक बार, बोलोगे हाँ ये वाला पढ़ लिया। ये 90 बन रहा है, ये 90 है, ये 40 है, ये आपसे A पूछी गई है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जोड़ने पे कितना आता है भैया? 180, जिसमें से एक हमको 90 दे रखी है। ठीक है, देखो हमको कौन सी 90 दे रखी है? ये C वाली हमको 90 दे रखी है, प्लस B वाली हमको नहीं, B वाली हमको 40 दे रखी है। ठीक है, A वाली हमको नहीं पता है, बराबर 180। तो एंगल A प्लस 40 और 90 130 बराबर 180। तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा? 180, और ये 130 इधर आएगा तो माइनस 130। तो यहाँ से एंगल A बराबर 180 में से 130 चले गए, कितना बचा? 50 डिग्री। जल्दी से एक बार बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया तरीके से लग गया। जितना हम लोगों ने पढ़ा था क्या उससे बाहर कुछ लगा? हाँ या ना? कुछ उससे बाहर लगा भैया? कुछ भी तुमको ऐसा लगा कि उससे बाहर है? जितना हम लोगों ने पढ़ा था इतनी बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई है कि नहीं आई है? हैं? एक बार बोलो तो, हाँ ना तो कुछ बोलो कि हाँ उतनी बात एकदम बढ़िया समझ में आ गई भैया, एकदम बढ़िया वाली चीज़ें समझ में आ गई हैं। तुम मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं देख सकते हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इसको जो है रख देता हूँ यहाँ पे। ये गाना पड़ा हुआ है जिस पथ पे चली। ठीक है, चलो यहाँ से मैं इसको उठा के लाता हूँ। अगर तुम ये चीज़ें सीख गए हो तो मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताओगे।
थोड़ा सा मुझे इनके बारे में बताओगे। भैया इसमें क्या कर सकते हैं, सुनो भैया इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हमसे COB पूछा गया है, कौन सा वाला पूछा गया है, COB पूछा गया है, एक सेकेंड, COB पूछा गया है। आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ अब आनी चाहिए कि भैया हमसे COB पूछा है। COB कहाँ है, COB हमसे ये पूछा गया है। भैया कैसे बता सकते हैं ये वाला। अब बस तुम ये बताओगे कि भैया कैसे बता सकते हैं ये। हमने कहा एक बात बताओ, ये है AO, क्या है, त्रिज्या। ये है OB, क्या है, त्रिज्या। तो अगर ये समान त्रिज्या इसके ऊपर 30 डिग्री बना रही है, ये वाली सामने वाली, तो ये वाली इस पर भी 30 बनाएगी। कितनी बनाएगी, 30। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, एकदम 30 आएगा, ये तो है या ना, 30 आएगा। फिर मैंने कहा कि अब देखो AC जो तुमको दिख रहा है ना, ये AC क्या है, व्यास है कि नहीं है। और जब व्यास होता है तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए था, ये 90 डिग्री। ये वाला कितना बनना चाहिए था, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री में अगर इतना 30 है तो ये इतना कितना बचा होगा, ये बचा होगा 60 डिग्री। कितना बचा होगा, 60 डिग्री। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, खतरनाक तरीके से दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। बोलोगे हाँ एकदम बढ़िया कर रहा है भैया। अब OC क्या है, यहाँ पे OC क्या है, त्रिज्या है। और OB क्या है, त्रिज्या है। तो अगर इस त्रिज्या के द्वारा यहाँ 60 बन रहा है तो सेम त्रिज्या के द्वारा यहाँ भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है और ये 30 है। जल्दी बताओ क्या पूरा कंप्लीट ये बात। ये 90, ये 30, ये 60, 60 30 90 और ये वाला 90 100। अगर ABC को हम ले लें तो सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 90 180 आ रहा है। अब मैंने कहा इसमें देखो जरा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बताओ इसका एक। बोलोगे भैया OAB 40 डिग्री है, OAB 40 डिग्री है, ये 40 है। हमने कहा OA क्या है और OB क्या है भैया, ये दोनों की दोनों रेडियस हैं कि नहीं। ये 40 है तो ये भी 40 होगी कि नहीं होगी। फिर अगर त्रिभुज AOB ले लेंगे तो 180 डिग्री जोड़ के आना चाहिए था, जिसमें 40 ये ख़त्म, 40 ये ख़त्म, ये कितना बचा, 100 बचा कि नहीं बचा, ये वाला, ये भैया 100 बचा कि नहीं बचा। और अब अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि बताओ ये वाला कितना होगा, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। अब बोलोगे भैया देखो ये क्या है, ये है सेम सेगमेंट, इसी के द्वारा केंद्र पे बन रहा है, इसी के द्वारा कहाँ पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है। तो हमने पढ़ा है केंद्र वाले का परिधि वाला आधा होता है, परिधि वाले का केंद्र वाला दुगना होता है। तो हमने कहा अगर ये 100 बन रहा तो ये वाला बनेगा इसका आधा, यानी 50 डिग्री का। बेहतरीन बात समझ में आई। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि बढ़िया तरीके से समझ में आई भैया, इससे अच्छा नहीं पहले कभी आया था। आ गया ना। क्या ये वाला जल्दी से नहीं बता सकते हो, ये वाला मुझे तुम जल्दी से बता सकते हो भैया ये कितना बन रहा है, 132 डिग्री। कितना है, 132 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं यहाँ से, अभी क्यों उठाया ये भी समझाऊंगा, ऐसे उठा के यहाँ पे इसे मिला दूँ, अगर ये 132 बन रहा है तो इस सेम सेगमेंट के द्वारा, इस सेम सेगमेंट के द्वारा अगर इस पर 132 है तो इस पर आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा यहाँ पे। ये कितने डिग्री का बनेगा भैया, दिमाग लगाओ कि 132 का भैया आधा करना है, क्या 66 आ जाएगा क्या। तो बोलोगे भैया ये 66 डिग्री का बन जाएगा। कितने डिग्री का, 66 डिग्री का। अब दिमाग लगाओ अगर ये 66 डिग्री का बन रहा है तो ये कितने डिग्री का बनेगा। भैया कैसे बताएंगे, भैया कैसे बता देंगे। हमें तो पता है कि अगर यहाँ पे ये, इसका नाम मान लेते हैं D, तो हमने कहा अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। जिसमें से अगर ये 66 डिग्री चला गया तो 180 में से 66 घटा दो, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम 180 डिग्री में से 66 डिग्री को घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा ये वाला कोण। जल्दी से बताओ, कोई समस्या, 1% की अगर समस्या है तो बता दो, ठीक है ना। कितना बचेगा भैया, आप बोलोगे भैया ये बचेगा 114 डिग्री। कितना बचेगा, 114 डिग्री। क्या बोला भैया, खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, समझ में आ रहा है पर गायब हो जाएगा। कुछ नहीं गायब होगा मेरे भाई, तुम ध्यान से समझो, चीज़ें कभी नहीं गायब होंगी। देखो उसने तुमसे बोला वृत्त का केंद्र O है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा, समबाहु। अगर ABC समबाहु है तो मतलब ये भी 60 डिग्री है, ये भी पूरी 60 डिग्री, ये भी पूरी 60 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में
सारे एंगल्स जो होते हैं वो भैया हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि ओ बी सी बताओ, ओ बी सी ये वाला आपको बताना है कितना आएगा, ये वाला आपको बताना है। तो ओ बी सी बताने के लिए भैया आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बड़ा ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, सिंपल तरीके समझ में नहीं आने वाला भाई। आपने कहा भैया ये 60 है, ये 60 है, हमने क्या पढ़ा, परिधि पे जो बनता है उसका दोगुना ये बनता है। अगर ये 60 है तो ये वाला 120 बनेगा, 120 बनेगा। और ये रेडियस समान है, तो अगर ये वाला x बनेगा तो ये वाला भी x बनेगा, हाँ या ना। जल्दी से एक बार बोलो कि बात एकदम क्लियर है कि अगर ये x बनेगा तो ये वाला भी x बनेगा। और तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे त्रिभुज OBC ले लें, त्रिभुज OBC, कौन सा वाला त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC ये वाला है देखो, जिसमें से एक 120 है और बाकी दोनों ये x डिग्री के हैं, दोनों x डिग्री के हैं। तो आप बोलोगे इसका मतलब भैया एक x डिग्री प्लस दूसरा x डिग्री प्लस तीसरा 120 डिग्री का, तीनों को जोड़ें तो 180 आना चाहिए था। तो हमने कहा 1x 2x, ये हो गया 2x डिग्री बराबर 180, ये 120 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 120, तो कितना बचेगा, 180 में से 120 गया 60 डिग्री। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, 2x 60 है तो 1x बराबर 30 डिग्री, 2 से 60 कट जाएगा, तो x का मान 30 डिग्री आ गया, यानी ये जो एंगल आएगा OBC वो 30 डिग्री का आ जाएगा। तो बताओ एक बार बढ़िया तरीके से भैया हैंड्सअप कर दो कि बिल्कुल भैया समझ में आ गया है, और एकदम से दिल भर देना रेड वाले तुम, ठीक है ना, जो रेड कलर का दिल आता है ना इमोजी में, वो कमेंट बॉक्स में भर देना, सब लोग प्लीज़ करना, ठीक है, जितने लोग देखोगे सब लोगों को ही करना है। तो एकदम बेहतरीन बात समझ में आ गई, हाँ या ना। मैंने तो प्रैक्टिस सेशन के लिए करवा दिया है, बाकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी उनकी, मैं चाहता तो आपको सिर्फ इतना ही करवा के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें देख लो, एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो तुम्हें इन्हीं में से देखने को कुछ मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दे रखा है और इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ कर लोगे क्या, जल्दी से बोलो कर लोगे क्या भाई मेरे। देखो यहाँ पे जल्दी से 40 4 42 12 43 18 44 10 45, यार उधर जाएंगे तो भूल जाएंगे, तो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भार और आगे लिख दो x। यहाँ पे लिख दोगे बारंबारता, क्या लिख दोगे, बारंबारता, आगे लिख दोगे f, और यहाँ पे लिख दोगे x इंटू f, और 3 की ये सारणी बना दो, हर एक में सेम चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखोगे ये वाला भार 40 42 43 44 45, यहाँ पे लिखोगे ये नीचे वाले 4 12 18 10 6, और यहाँ पे लिखोगे fx, इन दोनों का गुणा करा के। भैया कोई बड़ी बात नहीं कराना गुणा, सिंपल चीज़ें हैं। 40 चौके 4 चौके 16, 160 हो गया। 42 का गुणा 12 बार कराना है, तो पहले 42 का गुणा 10 बार कराओ तो 420 आया, फिर 42 का गुणा 2 बार कराओ तो 84 आ गया। 84 और कितना था, सॉरी पहले 42 का गुणा 10 बार किया 420 आया, 420 और 84 504 आ गया। भाई एक बार करके देख लो यार, 420 प्लस 84 कितना होता है, 504 ही तो होता है, ठीक है सही है। फिर 43 का गुणा 18 बार कराना, तो 43 का गुणा 20 बार कराओ, 43 का गुणा 20 बार कराओगे कितना आएगा, 860 आएगा। 860 में से 2 बार 43 दूना 86 घटा दो, कितना बचेगा, 774। ये गुणा कराने वाला मेथड सीख लो यार, बहुत ज़रूरी है मैथ अच्छी करने के लिए, वरना फिर मैथ जो है इसे रोती वाली रहेगी। 44 का गुणा 10 बार कराओगे 440, और 45 का गुणा 6 बार कराना, मान लो तुम्हें नहीं आता 45 का, पढ़ा किसी को नहीं आता है, 45 पंचे 225 होता है, ये तो पता होगा भाई। अगर 45 का 5 बार गुणा कराना, मतलब 45 का 5 बार गुणा कराने का मतलब क्या होता है, 5 का आधा 25, 2 का आधा 4, इसको 50 मान के चलो थोड़ी देर, 450 का आधा 225, 10 बार तो सबको पता होता क्या आएगा, उसका आधा करो 5 बार का आ गया। 6 बार कराना है, यानी 225 में एक 45 जोड़ना है, 70 हो जाएगा, तो 270 हो गया। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना, इन सबको जोड़ लो बस। आपने कभी 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 6 7 13 20 और 24, और 24 का यहाँ पे 4 लिख दिया, हाथ से लगा दिया हमने यहाँ पे 2। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं भैया, गलत कर दिया क्या कुछ, भैया गलत हो गया, क्या गलत कर दिया यार, रुक जाओ 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, 1 सेकंड रुक जाओ फिर, अरे क्या हो रहा, बैक हो जा। 4 4 8 सही लिखा, 7 4 11 18
6 24, 24 के 4 हासिल लगाया 2। सही तो हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है इसमें? सही हो रहा भाई, सही हो रहा है यार, तुम देखो एक बार। उसके बाद 2 और 4 6 7 13, 13 5 18, 1 19 और 19 और 2 21, 2148 आ गया। ये हमको 50 दे रखे उसने स्टार्टिंग में ही, तो उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 50 उसने बोल रखे हैं, 50 ही आएंगे इनको जोड़ोगे तो। ठीक है, जैसे आप जोड़ लो 12 18 30 10 40 और 6 4 10 50। ठीक है, अब जब हमें निकालना है इसका क्या, याद रखो इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर इसका होता है समेशन एफ एक्स बॉन समेशन एफ। ऊपर रखोगे 2148 और नीचे रखोगे इस 50 को, भाग दे दो, आंसर निकल आएगा। आपने कहा एक पॉइंट हटाया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ये 0 हटा के। ठीक है, 5 से इसको काटो, कितना आएगा? 5 चौके 20, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 48 हो जाएगा, फिर 5 नेम 45 और 5 छक्का 30। ये 2 अंक बाद पॉइंट आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। तो बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई, एकदम सिंपल प्रश्न होता है। हमें क्या करना होता है, एक जगह भार की लाइन पूरी लिख लेनी है, एक जगह बारंबारता की लाइन पूरी लिख लेनी है। ठीक है ना? फिर हमको क्या करना है, अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बड़ा आफत करे हो। वेट करो, 1 सेकंड वेट करो बस। एक सेकंड वेट करो, 1 सेकंड भैया। ये एकदम साफ आ रहा है यहाँ पे, देखो अभी एकदम साफ आ रहा है ना। एक जगह भार पूरा लिख दिया, एक जगह बारंबारता सारी लिख दी, फिर इनका आपस में गुणा करा के एफ एक्स निकाल लिया। हाँ या ना, इतना बोलो कि बात समझ में आई, इतने बोलो। फिर हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा, ये आ गया, इन सबको जोड़ा, 50 आ गया, इसमें इससे भाग दे दिया, आंसर आ गया। ये समांतर माध्य था, सिंपल सा। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। चलो अगले पे आ जाओ भैया, अगले नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, अगर मैं बिगाड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? स्क्रीनशॉट ले लेते, तुम्हारे पास वीडियो यार बैक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है तुम्हारा मन। अगला दे रखा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघुखंड वृत्त पर आंतरिक कोण क्या होगा? ये सवाल आपको करके बताना है, यानी क्वेश्चन आपको ये करना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे भैया बड़ा सरल सवाल है ये, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये चिमरकी क्वेश्चन हम लोग जाने कितनी बार इसे कर देते हैं। ठीक है ना? अभी तुम्हें लगेगा कि यार हाँ भैया, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है ये सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट से जो आपने भी बताया था। हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर ये जीवा है, मान लो ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही केंद्र पे, अगर हम इसको ओ मान लेते हैं, केंद्र को यहाँ से ऐसे त्रिज्या मिलाते हैं, इन त्रिज्याओं की लंबाई भी उतनी ही हो जाए, इन त्रिज्याओं की लंबाई भी उतनी ही हो जाए, इनकी त्रिज्या की लंबाई भी भैया कितनी हो जाए? उतनी ही हो जाए जितनी जीवा की लंबाई है। तो इसका मतलब ये सारी लंबाइयाँ आपस में सेम है। और यार हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर सारी लंबाइयाँ सेम हैं तो ये कौन सा कोण बन गया? ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? और समबाहु त्रिभुज में ये सारे 60-60 डिग्री के होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, अगर तुम्हें याद होगा, थोड़ी देर पहले, कि सारे 60 के, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो ये सारे 60 के बन गए। आपसे पूछा है कि इसके द्वारा वृत्तखंड पर, ये जो वृत्तखंड बना है ये है दीर्घ वृत्तखंड, ये बड़ा वाला वृत्तखंड है, और ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड है। तो अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, कौन सा? दीर्घ वृत्तखंड। और ये हो गया लघु वृत्तखंड, इस पे बना कोण हमसे पूछा गया, ये वाला, ये हमसे पूछा गया है। अब इसको ध्यान से देखो, जितना पढ़ा है उतने से ही होगा, कुछ भी बाहर से नहीं लगाना, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। पर जितना पढ़ा उतना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया देखो कोई नहीं रोक पाएगा, ये 60 है, ये कितना बनेगा? ये हमने पढ़ा भैया, क्या पढ़ा कि इसका, इस वाले का आधा होता है ये, यानी जो एंगल ये वाला बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, ये बनेगा आधा बनेगा इस 60 का, यानी ये बनेगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये कोण हो गया 30 डिग्री का। अब भैया मेरे दिमाग में एक चीज़ और बहुत तेज़ आ रही है, पूछो क्या? वो ये आ रही है कि अगर ये और ये जोड़े जाएंगे तो ये 180 आ जाएंगे। ऐसा क्यों भैया? एक ये
एक ये है और एक ये है, चारों के चारों कोने एक चतुर्भुज जैसी आकृति के कहाँ रखे हुए हैं, परिधि पे। और अगर चारों के चारों कोने परिधि पे रखे हैं तो ये एक चक्री चतुर्भुज है। और अगर ये चक्री चतुर्भुज है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा। आप बोलोगे भैया ये वाला एंगल, इसका एक नाम दे देते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 होगा, जिसमें ये हमको एंगल डी दे रखा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा आके, 180 में से 130 चला जाएगा, 180 में से 30 चला जाएगा तो 150 बचेगा। तो एंगल बी जो आएगा 150 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 150 डिग्री का। ये मैंने अभी तक आपको ऐसा रफली करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपके दिमाग में चीज़ें भाई बन चुकी हैं, आई थिंक, ठीक है, ऑलरेडी बिल्कुल छप चुकी हैं। आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। तो क्योंकि हम लोगों ने इतने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन समझा चुके हैं, इतना आपको बता चुके हैं, हर बार हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। आपको थ्योरी भी पता है क्या लिखी जाएगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये दोनों एक दूसरे की उल्टा बातें हैं। चलो, बात आई होप यहाँ तक आपकी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने एकदम क्लियर कर लिया है, प्लस उस चैप्टर की लगभग सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं वो हम लोग कन्फर्म करते चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं वही तो तुमसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर तुम्हें बहुत लोगों के मिलेंगे, पर ये क्वेश्चन पेपर जैसा मेरा सोल्यूशन होगा और जो चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा वो हो सकता है सारे लोग ना कराएं, कुछ कराएंगे भी, ऐसा नहीं कि सब नहीं कराते हैं, कई सारे लोग कराते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाए क्या, घातांक का। हाँ, हो जाएगा ना ये, अरे जल्दी बोलो यार। 2 की पावर -2 माइनस, फिर ब्रैकेट में -2 की पावर -3 माइनस -2 की पावर -2 -3 की पावर -2 और फिर ब्रैकेट बंद। हो जाएगा कि एक बता दूं और ये दूसरा वाला आप लोग फिर कर लीजिएगा। बताइए भैया, जैसा आप बोलिए, चाहो तो हम दोनों करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं भाई, समझो सवाल मैंने याद कर लिया, डोंट वरी भाई, सवाल मैंने याद कर लिया है। सवाल क्या था भैया, 2 की पावर -2 माइनस ब्रैकेट था, ब्रैकेट यही वाला था ना, हाँ, 2 की पावर -3 फिर माइनस, फिर एक छोटा ब्रैकेट था 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2, फिर ये बंद था और बड़ा वाला बंद था, यही था, ठीक है। मझला ब्रैकेट था, जो भी था ब्रैकेट था, बस इतना याद रखो यार, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। भैया हमने क्या पढ़ा, इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि अगर घात -2 होती है तो इसको प्लस करने के लिए घात को नीचे ले आते हैं, माइनस, घात माइनस होती है तो इसको नीचे ले आते हैं 3, माइनस, घात माइनस है तो नीचे ले आएंगे 1/2 की घात 2, माइनस, घात माइनस है तो इसको भी नीचे ले आएंगे 3 की घात 2। अभी तुमने सिर्फ एक लाइन सॉल्व की। फिर भैया 2 की पावर 2 4 माइनस, 1/2 की पावर 3 8 माइनस, 1/4 माइनस 1/3 की पावर 2 यानी 9। सॉल्व करो इसे, 1/4 माइनस 1/8 माइनस, इसे सॉल्व करो भाई। 4 और 9 का एलसीएम नीचे ले लो भैया, कितना आ जाएगा बोलोगे, 36 आ जाएगा। 4 9 36, 9 चौके 36, ठीक है। यह आ गया 1/4 माइनस 1/8 माइनस, ये कितना बचा देखो, 4 में से 9 में से 4 चले गए, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 36। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि ज़रूरत उसकी नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है। भैया सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है, अरे ठीक 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 भाई, समझ गया। ये एक माइनस और लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ हाँ समझ गया गलती कहाँ पे हो गई, कोई नहीं। ये भैया यहाँ पे एक माइनस और लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब आपने कहा भैया यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ से ले लिया 1/4 और ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस सॉल्यूशन होकर के प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस और ये माइनस भी प्लस, ओपन करेंगे तो ये सारे प्लस, जल्दी से बोलो। तो इससे देखोगे तो ये सारे हो जाएंगे +1/8 और +5/36। लेकिन अगर मेरे हिसाब से समझो, चीज़ें सही हैं, ठीक है, ये नहीं कि गलत है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से इससे पूछा जाए कि भैया क्या ये सही है, मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। आपको यही तो पढ़ाया जाता है बीटीसी में कि जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा उसे ओपन नहीं करेंगे। इसे नीचे सॉल्व करो भैया, 18 और 36 कैल्शियम कितना होता है, 72, कितना होता है 72। तो 8 9 72 माइनस का 9 और 36 दूनी 72, 2 बार में, और ये 2 पंचे 10, तो माइनस का 10।
तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 19/72। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई है। ये -9 -10 -19 और /72। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके जब खुलेगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 1/4 प्लस 19/72। एलसीएम आ जाएगा 72। 4 से काटोगे तो 18 चौके 72, और 72 एकम 72, 19 एकम 19। अब भैया ज़रा बताओ, 18 और 19 होता है 37, और बटे में आ गया 72। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, टफ नहीं होते ये वाले, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं, टफ हैं, क्योंकि ये टफ नहीं होते हैं भाई। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? एक बार जल्दी से बोलेंगे। बढ़िया बात भैया, समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जैसा आप कहें भाई, जैसा आप कहें। तो हम लोगों को यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना? ये वाला आप लोग कर लोगे क्या? ये वाला आप लोग कर लोगे? बिल्कुल सिंपल सा है भाई। हाँ बोलो एक बार, कर लेंगे, हाथ उठाओ एक बार कि हो जाएगा भैया। हो जाएगा कि नहीं होगा? मैं इसको शॉर्ट में करके दिखा दूँ क्या एक बार? शॉर्ट में देखो, 2 की पावर 5 रहेगा ये। चाहो तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, ठीक है। फिर इंटू भैया 2 की पावर 5 तो 32 हो गया। फिर मैंने कहा इंटू 18 का पावर -2, तो 1/18 की पावर -2 यानी +2 हो जाएगी 324। और फिर भाग लगा है, भाग को गुणा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे भाई? भाग को गुणा में बदल देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 3 मतलब कितनी होती है? 8। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। भाई काट दो इससे। अगर हम 8 से इसको काटें तो कितनी बार जाएगा? 8 से नहीं, 4 से काटो। 4 दूनी 8, 4 से काटो तो इसको 4/32, 4 एकम 4। ऊपर आ जाएगा 32 दूना 64, और बटे में आ जाएगा 81। तो इसका आंसर जो है वो 64/81 आएगा। तुम चाहे जिसे सॉल्व कर लेना, 64/81 ही आने वाला है अब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताओ कैसे होगा। भैया ये जो दूसरा प्रश्न आपने बताया था, ये 16 नंबर प्रश्न के हिसाब से कम करेगा। हाँ देखो, जो मैंने आपको बताया था, आपको थोड़ी देर पहले आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको मिश्र धन के लिए एक फार्मूला बताया था, A = P + R/100⁴ यहाँ पे हम लगाएंगे A + 1 - R/100⁴ भाई अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे? एक बार जल्दी से बताओगे क्या? यहाँ पर माइनस क्यों लगाएंगे? एक बार जल्दी से बताओगे? जल्दी से बोलो, माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि भैया यहाँ पे 8% प्रतिवर्ष घटता है। क्या होता है? घटता है। अगर हम मिश्र धन निकालते हैं तो मेरा पैसा बढ़ता है। अगर हम यहाँ पे घटने वाली बात करेंगे तो माइनस करेंगे। बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई है। अब इसे सॉल्व जल्दी से करवा दो बस, इसे जल्दी से सॉल्व करवा दो बस। मैंने कहा ठीक है भाई। देखो ध्यान से, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, सवाल में तुम्हें बोला गया कि 15,625 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है। 15,625 रुपये की कोई चीज़ हो गई है घट के, हो गई है घट के 3 सालों में। कितने सालों में? 3 सालों में। क्या बोला? 3 सालों में घट के हो गई है या दी गई है? एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन भूल गया यार। क्वेश्चन मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बस एक सेकंड रुकना। एक टेलीविज़न सेट है 15,625 रुपये का, ठीक है, ये है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? आपसे ये पूछा, बिल्कुल सरल है। 15,625 रुपये का आज है, मतलब P बराबर ये हो गया, मूलधन ये दे रखा है हमें। A बराबर हमसे पूछा गया कितना हो जाएगा, N बराबर हमसे 3 साल दे रखा है, और R बराबर हमको 8% दे रखा है, लेकिन घट रहा है, माइनस वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया भैया? A बराबर P ब्रैकेट में 1 - R/100⁴ तो ये हो जाएगा A बराबर 15,625 ब्रैकेट में 1 - R की जगह 8/100⁴ की जगह 3। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 और 25 में से 2 चले गए, 23। तो ये आ जाएगा मेरा 15,625 गुणे 23/25, और इसकी घात कितनी? 3। इसे सॉल्व करने पे देखो, 25 एकम 25 में 2 गए, 23/25 बचा। अब इसको 3 घात का मतलब 3 बार गुणे में कर दो, तो 15,625 गुणे 23/25 गुणे 23/25 और एक बार और गुणे 23/25। तो हमें पता है भैया 25 25 आम 625 और 625 25 आम 15 625 से पूरा कट गया।
क्योंकि अगर आपको क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट काट दोगे, आपको बिल्कुल भी समय इसमें नहीं लगेगा भैया, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जल्दी से बोलो एक बार। तो मेरा जो आंसर आएगा वो सिर्फ कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा 23 गुणे 23 गुणे 23। और अगर 23 का किसी को क्यूब याद है तो बढ़िया बात है, 12 होता है, ये आ गया भैया। वरना आप गुणा करा लो, 23 गुणे 23 गुणे 23 3 बार करा लो। तो 3 साल बाद 15,625 रुपये की चीज़ घट करके, 3 साल बाद 15,625 रुपये की चीज़ घट करके कितनी बचेगी, 12,167 रुपये। ठीक है कि नहीं समझ, एक बार बता दो कि समझ में आ गया भैया पूरा सवाल बढ़िया तरीके से, बस इतना बोल दो जल्दी से। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ें, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ सही हो जाएगा जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। लिखा है लोहे के घनाभ का आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर जो है लंबाई है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो याद रखो गुटकों की संख्या बराबर, ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। आप लिखोगे माना n गुटके बनाए जा सकते हैं, n गुटके बनाए जा सकते हैं। तो आप लिखोगे बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन नहीं घनाभ, बड़े घनाभ का आयतन बराबर n गुणे छोटे घनाभ का आयतन, छोटे घनाभ का आयतन। तो अब यहाँ बड़े घनाभ का आयतन भैया कितना है, बड़े घनाभ की भुजाएं जरा बताओ एक बार, बोलोगे 75 15 और 5, 75 15 और 5 बराबर n गुणे छोटे घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा। छोटे घनाभ का आयतन भैया कितना था, 15 सेंटीमीटर ऊंचा था, 3 था और 1 था। अब यहाँ से अगर हम n का मान निकालें तो बोलोगे ये हो जाएगा 75 गुणे 15 गुणे 5, और ये n के साथ जो भी ये गुणे में लगा था ये सब इधर भाग में आ जाएगा, इधर सब भाग में आ जाएगा। 15 गुणे 3 गुणे 1, 3 से काटा 3 पचे 15, 5 से काटा 5 तय 15, 3 से काटा 25 तय 75। तो यहाँ से n बराबर भैया कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो 125 गुटके बनाए जा सकते हैं। जल्दी से बोलो एक बार क्वेश्चन नंबर 17। बढ़िया तरीके समझ में आया क्या करना है? यानी भैया बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें करनी है, कोई बड़ी चीज़ें तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें करनी है भैया, कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। और ये सिंपल सी चीज़ें कौन सी हैं जल्दी से बताओ, ये सिंपल सी चीज़ें कौन सी हैं? ये बड़ी सिंपल चीज़ें ये हैं भैया कि आयतन जो उनके हैं वो बराबर करेंगे, बड़े का आयतन बराबर n गुणे छोटे का आयतन, बड़े का आयतन बराबर n गुणे छोटे का आयतन। जल्दी से बताओ, बात आ गई भैया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन है यार, अब तो क्या ही दिक्कत है, आखिरी क्वेश्चन है, मौज मस्ती में हो गए पूरा, देखो सारा का सारा सिलेबस हम लोग ख़त्म कर लेंगे ऐसे। यहाँ देख रहा है कि 15x की घात 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड करने, बहुत सरल सवाल है, गुणनखंड करने भैया। कितने लोगों को गुणनखंड आते हैं? सिंपल सा बोलो, कितने लोगों को गुणनखंड आते हैं यार भाई, बता दो। सभी को आते हैं क्या? सभी को आते हैं। चलो देखो, 15x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18, गुणनखंड का तरीका क्या होता है पहले समझ लो। गुणनखंड का भैया सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना देखना जरा ध्यान से। 15x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18, भैया यहाँ पे याद रखो कि जो पहले वाला कॉफिशिएंट होता है उसका गुणा दूसरे वाले कॉफिशिएंट से करवाते हैं, पहले वाले कॉफिशिएंट का गुणा दूसरे वाले कॉफिशिएंट से करवाते हैं। एक बार बोल दो कि हाँ भैया इतनी बात हमें पता है, हमें पता है कि इस 15 का गुणा इस 18 से करवाया जाएगा। फिर हम इसके निकालेंगे फैक्टर, फिर हम इसके क्या निकालेंगे,
फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे एक बार बोलो जल्दी से, इसके फैक्टर निकालेंगे। और फैक्टर को जोड़ करके या उस फैक्टर को घटा करके हमें क्या लाना होता है, बीच वाली संख्या लानी होती है। तो यहाँ तो हमें फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, प्रीवियस ईयर ने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। उसने पूछा है कि बीच में हमें 3 लाना है, तो यार देखो 18 में से 15 घटाने पर ही 3 आ जाएगा। तो इनके आपस में जो गुणा करके फैक्टर निकालेंगे उससे बढ़िया देखो 18 में 15 ही घटा दो, 3 बच रहा है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये 15x⁴ प्लस का 18x² और माइनस का 15x² माइनस 18। तो तुमको मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बातें तो कंफर्म समझ में आ गए होंगे मेरे भाई, बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आ गई है बोलो कि भैया मैं ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर हम इस 18 से इस 15 को घटाएंगे तो 3 तो वैसे भी बच जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 15x⁴ और 18x⁴। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो x⁴ इसमें, x⁴ इसमें भी होगा, क्योंकि 4 है तो 2 तो कन्फर्म होंगी भाई, x⁴ तो कन्फर्म होगी। ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 18 भी आता है। आप बोलोगे भैया 3 के पहाड़े में तो दोनों आ जाएंगे कि नहीं हैं भैया। फैक्टर्स का पेयर अगर सही से बनाया जाए तो फिर समझ में नहीं है क्या बोला, फिर से बताओ जरा एक बार। अगर फैक्टर्स का पेयर सही से बनाया जाए तो फिर से नहीं लेना पड़ेगा। यार क्या क्लियर लिखो भाई, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा कि मतलब तुमने क्या लिखा है। अगर मैं इन दोनों में भैया कॉमन ले लूँ, आप सिंपल सा देखो यार, कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट समझो, क्यों इतना समझना है, क्या ही इतना करना है करके तुम्हें। हमें यार इतना सा समझना है कि हमें इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन ले लेना है जो हमारे आगे काम आए। हम इनमें से x² को कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 5 बचेगा। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, प्लस यहाँ से 3 × 18 बच जाएगा और x² हमने पूरा ले लिया, कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों में से माइनस का क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3। अगर हम इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, आप बोलोगे भैया यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, आप बोलोगे ये बच जाएगा, देखो -3 कॉमन लिया तो ये 3 × 5 = 15, अंदर बचा 5x² और प्लस का ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 18 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर आ गया वो आ गया 5x² + 6 और एक आ गया 3x² - 3, यानी एक ये दोनों से मिलके एक इन दोनों से मिलके आ गया। यहाँ तक की बात एकदम समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो एक बार, बोलोगे ठीक है भैया यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन ये फैक्टर फाइनल नहीं है अभी, यही तो इस सवाल को लघु में देने का फ़ायदा है। उनको एक चीज़ और इसमें दिख रही थी, उनको ये दिखी कि देखो बच्चा यहाँ पे 5x² + 6 लिख देगा, यहाँ पे उसे फिर से 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 जैसे वो 3 को बाहर करेगा एक ब्रैकेट में तो अंदर उसके पास बच जाएगा x² - 1 और x² - 1 को वो एक बार x + 1 लिख सकता है और एक बार x - 1 लिख सकता है, एक बार x + 1 लिख सकता है, एक बार x - 1 लिख सकता है। तो अगर फाइनल आंसर हमसे पूछो तो पता क्या होगा, वो होगा 3 ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट में 5x² + 6, एक ब्रैकेट में x + 3 और एक ब्रैकेट में x - 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भैया, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये यार समझ में आ रही बात एकदम बढ़िया तरीके से, आया ना, जल्दी बोलो एक बार, जल्दी से बोलो। पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन करने में, 18 क्वेश्चन करने में लोग कहेंगे भैया तुमको समय लग गया है 1 घंटा 29 मिनट का, लगभग 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे। लेकिन अगर तुम पूरा ध्यान से पढ़ोगे भाई, मैं तो पूरे चैप्टर्स के निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ में पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्यूशन करना सिंपल होता है, चीज़ों को समझाना डिलीवर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, ओके है, चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।